नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे पिछले दिनों घोषित हुए 8वें वेतनमान के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जब से ये घोषणा हुई है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है, तब से इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आयोग की संस्तुति के बाद सरकार को थोड़ा सा इधर उधर करके इसे लागू ही करना पड़ेगा। जब 8वां वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होंगी तो ये निश्चित है कि सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ेगा। वैसे केंद्र सरकार ने जो आयोग के गठन का फैसला लिया है उसमें उसका ध्यान कर्मचारियों के हित पर कम है, अपने राजनीतिक हित पर ज्यादा है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव सामने है, इसके बाद भी चुनाव है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों के आक्रोश को भांपकर सरकार ने घोषणा की। ये घोषणा बिल्कुल उसी तरह की है जैसे मोदी सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले की थी। वैसे वो अभी लागू नहीं है, लेकिन टेम्पो तो बन ही गया है। अब जैसे ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई है, बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जाएं जो सरकारी नौकरी न करते हों, क्योंकि जब वेतन आयोग के सदस्य सरकारी कर्मी होते हैं तो उनका मूल दृष्टिकोण अपनी व्यक्तिगत आय में वृद्धि का रहता है। इसी के साथ यह भी तर्क दिए जा रहे हैं कि विश्व बैंक द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में सरकारी कर्मियों के वेतन देश के सामान्य नागरिक की आय यानी पर कैपिटा डीजीपी से 7 गुना ज्यादा है। नंबर 2 पर है दक्षिण कोरिया आता है, जहां सरकारी कर्मियों का वेतन 4.5 गुना है। इसके विपरीत अन्य तमाम एशिया के देश जैसे चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान और श्रीलंका में सरकारी कर्मियों का वेतन देश की औसत आय से दुगुना या उससे कम है। मतलब साफ है कि सरकारी कर्मियों का वेतन बढ़ने न पाए, इसके लिए पेशबंदी शुरू हो गई और ये तर्क दिया जा रहा है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत के सरकारी कर्मियों का वेतन बहुत अधिक है। इसके अलावा सरकारी कर्मियों को भ्रष्टाचार से भी आय होती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि टैलेंट चाहिए तो सैलरी ग्लोबल लेवल की देनी होगी। ऐसा मानने वाले लोगों का यह भी कहना है कि जब किसी नए वेतन आयोग की सिफारिश लागू होती है तो उससे वेतन में बढ़ोतरी होती है। इसका क्रय शक्ति भी पर पॉजिटिव असर पड़ता है, यानी जब जेब में पैसा होगा तभी तो हम सामान खरीदेंगे। अब ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि भारत में क्रय शक्ति कैसे बढ़ाई जाए। क्रय शक्ति तभी बढ़ेगी जब जेब में पैसा होगा। जानते चलें कि वेतन आयोग का एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये रहा है कि युवाओं के साथ साथ रिटायर्ड लोगों में भी खपत को बढ़ावा दिया, क्योंकि रिटायर्ड लोगों के हाथों में भी पैसा बढ़ा है। जाहिर सी बात है, जब वेतन भोगी की आय में वृद्धि होती है तो अधिक खर्चा करते हैं और खर्च करने का जज्बा निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग में उच्च वर्ग की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि उसे दिखावा ज्यादा पसंद है। आज जो लोग 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा, उनके लिए तो मैं यही कह सकता हूं कि एक बार इसका भी आकलन तो होना चाहिए कि जीडीपी का कितना बड़ा हिस्सा जन सेवा के नाम पर जन सेवकों पर खर्चा होता है, विधायक को और मंत्रियों पर खर्चा होता है। इसे भी तो सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ये विचित्र बात है कि जन सेवा और जन सेवक जैसे शब्दों के अर्थ अब बदल गए।
अब निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि अब कथित जनसेवा के बहाने वेतनभोगी कर्मचारी बनने की आकांक्षा पाली जाती है और 5 साल की कथित सेवा के बाद पेंशन जैसी सुविधाओं का हकदार माना जाता है। विडंबना ही है कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन इस विश्वास के साथ करती है कि वह उनके अधिकारों और कल्याण के लिए काम करेंगे, लेकिन वास्तव में इनका व्यवहार अब सेवा से अधिक सुविधा और लाभ की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी या निजी संस्थान में नौकरी करता है तो उसे निश्चित वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ये वेतन उसके कार्य और प्रदर्शन के आधार पर तय होता है। पेंशन भी तभी मिलती है जब एक लंबी अवधि तक वे काम करते हैं। अब तो पेंशन भी चली गई, पर ये जो कथित जनसेवक के रूप में चुने गए प्रतिनिधि हैं, अपने 5 साल के कामकाज में ही वेतन, भत्ते, आवासीय सुविधाएं, पेंशन जैसी तमाम सुविधाओं के हकदार बन जाते हैं। भाई ये कहाँ का न्याय है कि जो 60 वर्ष तक सेवा करे राजकीय सेवा में, उसका तो आप पेंशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो 5 साल के लिए, 5 साल छोड़ दीजिए, एक दिन के लिए शपथ ले लेते हैं और पेंशन उनके लिए लागू हो जाती है। तो सरकार का बोझ, सरकार के खजाने पर बोझ क्या इन माननीयों के खर्चे से नहीं बढ़ता? क्या इनको जो वेतन, सुविधाएं, तमाम व्यवस्थाएं दी जाती हैं, तमाम प्रोटोकॉल, जहाज पे सुविधा, ट्रेन में सुविधा, तो इससे क्या बोझा नहीं बनता? क्या उनको पेंशन मिलना ज्यादा आवश्यक है बनिस्बत उनके जो 60 साल तक अपनी नौकरियां कर रहे हैं, सेवा में लगे हैं? क्या यह व्यवस्था न्यायोचित है? पेंशन का उद्देश्य है सेवानिवृत्त होने के बाद व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन भर समर्पित होकर काम किया है, लेकिन जब ये सुविधा 5 वर्ष के सीमित कार्यकाल के लिए दी जाती है तो इसे न केवल संसाधनों का दुरुपयोग माना जाना चाहिए, बल्कि नैतिकता और न्याय की दृष्टि से भी गलत कहा जाना चाहिए। भारत जैसे देश में महात्मा गांधी ने तब तक तन पर एक धोती पहनना स्वीकार नहीं किया था जब तक कि समस्त लोगों के तन न ढके जा सके। गांधी जी को आदर्श मानने वाले हमारे जनप्रतिनिधि, यद्यपि आजकल उनको आदर्श नहीं माना जाता है, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए तो आदर्श मान ही लेते हैं। तो वो जनप्रतिनिधि आखिर किस मुंह से इतनी सुविधाएं ले रहे हैं, जबकि वे जानते हैं कि देश की एक बड़ी आबादी को आर्थिक मजबूरियों के कारण 2 जून की रोटी तक नहीं नसीब हो पाती। साफ है कि जनप्रतिनिधियों की पेंशन व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। अब बदलाव ही नहीं, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। ये व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए कि केवल उन्हीं जनप्रतिनिधियों को पेंशन मिले जिन्होंने लंबे समय तक जनता की सेवा की है और जिसका योगदान स्पष्ट और उल्लेखनीय हो। उनका वेतन भत्ता भी केवल आवश्यकताओं के लिए सीमित हो, न कि उसे विलासिता का साधन बना दिया जाए। आप सब आजकल चर्चा में एक आ रहा होगा ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री का भवन और भारत के प्रधानमंत्री का भवन, ये भी उसी श्रेणी में आता है ना। सुनिश्चित यही किया जाना चाहिए कि प्रतिनिधियों को केवल आवश्यक सुविधाएं दी जाएं। एक मंत्री चलता है, उसके पीछे 7 गाड़ियां होती हैं। आवश्यकता क्या है इस बात की? एक मुख्यमंत्री जी चलते हैं, उनके पीछे 20 गाड़ियां चलती हैं। आवश्यकता किस बात इसकी क्या है? क्या 1, 2, 4 गाड़ियों में काम नहीं बनता है क्या? हर डिपार्टमेंट की गाड़ी पीछे लगी होती है, उस पर खर्चा नहीं आता है क्या? उससे जो है बोझा नहीं बढ़ता सरकार पर? वैसे भी समाज सेवा के संकल्प में वेतन, भत्ते या पेंशन आदि की जरूरत कहाँ है? अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है पेंशन की? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।